देखो साम्राज्य मेरे थ्योरी पे चल रहा है, जैसे कि अगर कुछ याद करने देते हैं तो पहले आप क्या करें सर, पहले उससे कुछ और चीज़ पढ़वाएं, कुछ और पूछें। हम अक्सर ऐसा करते हैं लोअर क्लास वगैरह में, अक्सर कभी कभी तुम लोग भी करेंगे अक्सर। इससे क्या होता है, ध्यान हटता है। तो साम्राज्य मिशकात पर ही अप्लाई कर रहा था, ठीक है ना। तो साम्राज्य को ये जिम्मेवारी दिए हैं, कल से तुम लोगों का टेस्टिंग यही करेंगे। साम्राज्य सर, हाँ पहले तुमसे पूछेंगे भारत की राजधानी कहाँ है ना। फिर तुम्हारा ध्यान जब हंसने पे जाएगा फिर हम सवाल पूछ देंगे। ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ लिए ये, है ना। साम्राज्य पढ़ लेगा, हंस दोगे तुम लोग, साम्राज्य को देख के हंस दोगे, बात करते हो तुम लोग। बेचारा। चलें आगे बाबू, ठीक है। अभी क्लास लास्ट में हम धातु का कार्यफल लिखवा देंगे ना, अभी हम लोग इस पर बात करते हैं। टॉपिक लिख दिया गया तो इस पर बात कर लीजिए, ठीक है ना। कल हम लोग किस टॉपिक पर बात किए थे, त्रिज्या पर, इलेक्ट्रॉन के कक्षा की त्रिज्या पर। बाबू सर 2 मिनट, इलेक्ट्रॉन के कक्षा की त्रिज्या हाइड्रोजन के लिए चेक कर रहे थे, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए चेक कर रहे थे। और जो बच्चा पीछे बैठा वो ध्यान देगा रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। टाइमर ऑन। अच्छा एक और बात बाबू, बीच में नाभिक था, नाभिक के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंबल प्लस, माइनस नहीं लगा रहे। कारण क्या होगा इसका, केवल सर प्रोटॉन का ही आवेश रहता है, न्यूट्रॉन पर तो सर कोई आवेश है नहीं, तो इसलिए हम लोग इस पर सिर्फ प्लस लगा रहे हैं, ठीक है ना। और उसको हम लोग कल बताए थे कि अगर ये नाभिक हाइड्रोजन के लिए बात हो रही है तो इसके लिए ये Z है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन तक की दूरी, इसका मतलब है ये क्या कहलाएगा, त्रिज्या। अगर यही मेरा इलेक्ट्रॉन है तो आवेश को हम E से ही सूचित कर दिए थे और मास यानी द्रव्यमान को m से सूचित किए थे। और वेग के बारे में फिर हम बताया था कि ये उसका वेग है v। यहाँ तक बात हो गई थी, ठीक है। अब वहीं से रिलेट करेगा आगे। फिर हम जब निष्कर्ष निकाल रहे थे तो हम लिखा था कि जो यहाँ पर आकर्षण बल लग रहा होगा, बिल्कुल वही अभिकेंद्र बल की भूमिका भी निभा रहा होगा। सही है ना बाबू। आकर्षण बल के लिए हम लिखा परमाणु संख्या Z, आवेश E का स्क्वायर और अपॉन रेडियस का स्क्वायर। सही है ना बाबू। और ये बिल्कुल बराबर था किसके, अभिकेंद्र बल के, फॉर्मूला mv² अपॉन r। सही है। और यहाँ से हल किए थे तो हमको r का मान मिल गया था। सही है। अभी हम यहीं से आगे बढ़ेंगे, देखो कैसे। इस r से ये r एलिमिनेट करेगा, मेरे पास वैल्यू मिलेगा ZE² अपॉन r इज इक्वल टू mv²। यही मिला, इसको हम आगे लेके जाएंगे। तो यहाँ पर हमको मिलेगा ZE, हम जैसे एक लाइन लिख लेते हैं इसको यहाँ पर, mv²। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या किए थे बाबू, v² के मान को तलाशे थे, सही है ना। और v² का मान हमको तब मिला था जब बोर, प्लैंक कहाँ, बोर का जो थ्योरी था परमाणु वाला सिद्धांत, उसमें से हमको वही चीज़ क्या चीज़, एंगुलर मोमेंटम mvr h/2π का पूर्ण गुणज है। तो वहाँ पर हम लिखे थे mvr इज इक्वल nh/2π। यहाँ से हम v को निकाला था nh/2π, m नीचे चला आया था और r भी नीचे चला आया था। क्लियर है ना। क्योंकि हमको v² की आवश्यकता थी तो हम इसको स्क्वायर में तब्दील किया, तो ये भी स्क्वायर में बदल गया था, 4π² m²। सही है क्या, इतना वैल्यू हमको मिला था। और इसके बाद फिर वही v² का मान ले जाकर के यहाँ रखा, घर पे प्रैक्टिस किए थे इसको, बहुत भारी लग रहा था, एकदम लग रहा था ऐसे प्रतिस्थापन वाला विधि चल रहा हो। इसको उठा के इसको रख देना, इसको उठा के इसको रख देना। यहाँ भी देखो ZE² अपॉन r इज इक्वल m, और v² के बिहाफ में n² h² अपॉन 4π² m² r²। m से m एलिमिनेट कर गया, और भी है r से r एलिमिनेट कर गया। r ही तो हमको निकालना है, इस r को हम यहाँ भेज देंगे, बाकी वैल्यू को यहाँ। r इज इक्वल टू n² h² अपॉन 4π², m बच गया, एक r बच गया, z आ गया और E²। क्या बाबू, r ऊपर चला गया, ठीक है, r खत्म हो गया। तुम लोग तो ऐसे कर एकदम बहुत बड़ा अभी ठीक है। हाँ, और हम अगर नाभिक किसका परमाणु लिए हुए थे, हाइड्रोजन का, तो z को 1 रखा था। सही है ना। हाइड्रोजन के लिए एटम था हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए
हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z का मान क्या हो गया 1, तो यहाँ से रेडियस निकल गया R इज इक्वल टू निकल गया n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m और e स्क्वायर। यही डिपेंडेंसी थी ना इसकी, कि और भी कुछ नया था? कुछ नहीं। अगर कक्षा नंबर 2 है तो 2 का स्क्वायर, 3 है तो 3 का स्क्वायर, हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। इसका अपने आप में एक मान मिला था हमको 0.529 इंटू -8 सेंटीमीटर, सही है ना? ये निकला था सिर्फ इतना का मान, और ये अपने आप में देखा जाए तो कांस्टेंट वैल्यू ही है, इसलिए हम इसका वैल्यू को एकदम याद रखेंगे, इसको कभी नहीं भूलेंगे। फिर डिपेंड करेगा परमाणु से परमाणु पर। अगर हाइड्रोजन परमाणु को छोड़ करके हम सोडियम परमाणु की बात करेंगे तो सोडियम परमाणु के पास जब जाएंगे तो वैल्यू बदलेगा कि नहीं बदलेगा? हाँ ऑब्वियसली, Z का मान बदल जाएगा, वो 11 हो जाएगा। पोटेशियम के पास जाएंगे 19 हो जाएगा, कैल्शियम के पास जाएंगे 20 हो जाएगा। उस हिसाब से अपना निकालते रहेंगे बैठ करके, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किस पर? एनर्जी पर। देखिए, क्योंकि थ्योरी में बात हुआ था कि जो परमाणु है, जो इलेक्ट्रॉन है परमाणु के, वो हमेशा एक निश्चित कक्षा में घूमते रहेंगे और घूमते ही रहेंगे, रुकने वाले नहीं है। कारण क्या है? कक्षा की अपनी त्रिज्या होगी, सॉरी एनर्जी होगा। तो उसी एनर्जी को आप बताएंगे कि सर कितनी एनर्जी होगी जो ये घूमते रह जाएगा, उसको समझना है हम लोगों को। तो उसके लिए हम इसको मिटा रहे हैं, इसको रफ करते हैं। यहाँ हम लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के कक्षा की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन के कक्षा की ऊर्जा En, E से इलेक्ट्रॉन हो गया, En से एनर्जी को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते, तो हम यहाँ पर En से रिप्रेजेंट कर दिया डायरेक्ट। एक बात। दूसरा, सर इसको कक्षा की ऊर्जा ना लिख के इलेक्ट्रॉन के कक्षा की ऊर्जा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आप किस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं वो उसके कक्षा से डिपेंड करेगा। इसीलिए यहाँ पर En एनर्जी नहीं है, E इलेक्ट्रॉन है और N बताएगा किस कक्षा के ऊर्जा का बात कर रहे हो आप। अगर N1 है तो आप पहली कक्षा की बात कर रहे हो, N2 है तो आप दूसरी कक्षा की बात कर रहे हो, जो हम लोग लास्ट में जब वैल्यू मिल जाएगा तो हम निकाल के देखेंगे वहाँ पर पहली कक्षा का दूसरी कक्षा से क्या संबंध है, दूसरी कक्षा की ऊर्जा का तीसरी कक्षा की ऊर्जा से क्या संबंध है। मतलब ऊर्जा में अंतर है ना। क्या बोल रहा था? जब इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में है और वो दूसरी कक्षा में जाना चाहता है तो उसे एनर्जी को निकालना पड़ेगा, हाँ उसको एनर्जी देना पड़ेगा। तुरंत मेरे हाँ सही ये बोल रहे हैं। जब वो दूसरी कक्षा में है, चौथी कक्षा में जाना चाहेगा तो उसको एनर्जी देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहली कक्षा से दूसरी कक्षा की एनर्जी ज़्यादा होगी, दूसरी से तीसरी की एनर्जी और ज़्यादा होगी, और जब वहाँ से घटते हुए नीचे आएंगे तो एनर्जी भी कैसी होती चली जाएगी? लो। जब एनर्जी लो हो जाएगा, किसका लो होगा? नाभिक के सबसे करीब वाली कक्षा की एनर्जी सबसे कम। मतलब अभी साबित नहीं हुआ है कुछ, लेकिन थ्योरी पढ़ करके तो इतना बात समझ में आया है ना बाबू। जब हम अपने घर पहुँचेंगे दिन भर के काम से तो थक हार के पहुँचेंगे, सही बोल रहे हैं ना। तो नाभिक को अगर तुम घर समझो तो सबसे पास जब घर में तुम आते हो तो जब थके हारे होते हो तो क्या, तो वहाँ भी काम कर रहे होते हो या वहाँ बैठ जाते हो आराम से। सबसे ज़्यादा इत्मीनान किसी व्यक्ति को कहाँ मिलता है? घर में। सही बोल रहे हैं क्या? इसीलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा स्थिर, सबसे ज़्यादा बेहतरीन कक्ष अगर बोला जाए तो नाभिक के करीब वाला होता है। सबसे ज़्यादा स्थायित्व की अगर कोई प्राप्ति करता है तो नाभिक के करीब। समझ में आया? अब थ्योरेटिकली है और ये बात जो है ये लॉजिक भी है, इस बात के पीछे लॉजिक भी है। तुम दिन भर घर से बाहर रहो, घर को जब लौटोगे सब काम बाद में। अब सही बोल रहे हैं दीपक सर? बस नहीं, हाँ नहीं, अरे हाँ कि नहीं? नहीं बोला। यानी इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन कक्षा के पास भी आके, अपने घर के पास भी आके भटकता रहेगा वो, है ना। जब वो अगर बोला जाए इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन करवाने के लिए तो नाभिक के करीब वाला इलेक्ट्रॉन क्या बोलेगा? बे सब काम हो गया, आराम करेंगे अब। समझ गए ना। कभी भी वो अभिक्रिया में जल्दी भाग नहीं लेगा, बहुत ही स्थिर होगा, वो बहुत ही ज़्यादा स्थिर नाभिक होगा। समझ में आ रहा है बात? चलो बात करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है उस एनर्जी का अगर हम आकलन करें तो वो दो चीज़ पर डिपेंड करेगा, एक उसकी गतिज ऊर्जा और एक उसकी स्थितिज ऊर्जा। इसके पास ये इलेक्ट्रॉन जो भटक रहा है, एक तो इसमें गति है 12 mv², सही बोल रहे हैं, और एक इसकी अपनी स्थितिज ऊर्जा होती है और उसका मान होता है Ze² अपॉन R। सुना सा लग रहा है,
बस आर स्क्वायर ना होकर के क्या है, जेड स्क्वायर अपन आर। अब ध्यान सुनो बाबू, इसकी जो अपनी पोटेंशियल, हमारे पास जो तुम बैठे हो या छत पर जो गमला रखा हुआ है, उस गमले के पास कोई एनर्जी है या नहीं है? तो हाँ है। तुम बैठे हो ना अभी यहाँ पे, अगर तुम बैठे हो तो क्या तुम ऊर्जा खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा? एक ऊर्जा है जो खर्च हो रहा है लगातार। वो ऊर्जा तुम्हारे अंदर किसी ना किसी दूसरे रूप में वो ऊर्जा वहन हो रहा है। अभी जो एनर्जी था तुम्हारा, वो एनर्जी तुम्हारे दिमाग के प्रोसेस में, हम जो बकबक कर रहे हैं उस बात को सुनने में, उसके प्रोसेसिंग में काम कर रहा है कि 1% भी समझ में आ रहा हो, शायद हम समझा पाने में सक्षम रहे हो। तो समझ में आ रहा है बात? तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी है तुम्हारा, जिसको हम स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, वो बदल रहा है, घट रहा है। बदल रहा का मतलब क्या है? घट रहा है। किस में घट रहा है? वो प्रोसेसिंग एनर्जी में बदल रहा होगा, शायद उससे खर्चा हो रहा है वो दिमाग का काम करने में, बोल सकते हैं ऐसा। मेरे पास बहुत स्थितिज ऊर्जा है, उस ऊर्जा का हम इस्तेमाल दौड़ने में कर दिया, तो कहीं ना कहीं जो गतिज ऊर्जा हमको प्राप्त हुई हाफ mv², वो मेरे स्थितिज ऊर्जा का ही बदला हुआ स्वरूप है। सही है? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि मेरा पूरा का पूरा स्थितिज ऊर्जा खत्म हो गया गतिज ऊर्जा में? जबकि सुनो मेरे बात को ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं, सिर्फ हाँ और ना में नहीं बाबू, हम अपने बारे में बात करेंगे। तो मेरे पास दो एनर्जी है, एक तो मेरे पास PE है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्थितिज ऊर्जा। उसका फॉर्मूला क्या होता है? mgh। सही है ना? एक मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा, हाफ mv²। ये जो mgh है, जिसको हम स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, यही बदलता जा रहा है और हाफ mv² दे रहा है। हम दौड़ रहे हैं, आप ऐसे समझिए इस चीज़ को। सही है ना? ये जो हम गति में हैं, ये जो हम दौड़ रहे हैं, आपके सामने दौड़ना शुरू कर देते हैं, क्या लगता है एक ही बार में मेरी पूरी की पूरी स्थितिज ऊर्जा, जो मेरी संचित ऊर्जा है, वो एक बार में ख़त्म हो गई? नहीं, धीरे धीरे करके ख़त्म हो रही होगी। तो यानी कि बढ़ रही है या घट रही है मेरी पोटेंशियल एनर्जी? घट रही है। जब कोई चीज़ घटता है तो उसके आगे प्लस का सिंबल लगाएंगे या माइनस का सिंबल लगाएंगे? ये बात समझ में आ रहा है ना? कौन सी ऊर्जा मेरी बढ़ रही होगी? गतिज ऊर्जा बढ़ रही होगी। तो गतिज ऊर्जा मेरी किस में होगी? प्लस में। तो कहीं ना कहीं अगर हम अपने पूरे एनर्जी का बात करें, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो मेरी एनर्जी है वो इस रूप में होगी? अभी जो तुम मेरी एनर्जी दौड़ते हुए अगर हम दौड़ रहे हैं, ध्यान सुनो, गलती क्या है? गलती क्या है, इस बात को गौर करो। जब हम दौड़ रहे होते हैं तो जब बोला था बताइए इसकी ऊर्जा, तो हम बोलते हैं हाफ mv², जो कि बिल्कुल गलत है। हाफ mv² तुम्हारी ऊर्जा हो ही नहीं सकती है। हाफ mv² वो ऊर्जा है जो mgh से ट्रांसफॉर्म हो रही है, mgh से बदल के तुमको मिल रही है। ये वो ऊर्जा है जो तुमको एक्चुअल में दिख रही है लोगों को प्रत्यक्ष रूप से। असल में वो ऊर्जा कहाँ से कट करके मिल रहा है तुमको? mgh से। mdh मसाला नहीं बोल रहे हैं, mgh। m का मतलब है मास, g का मतलब होता है ग्रेविटी और h का मतलब होता है हाइट, अगर ऊंचाई से गिर रहा है तो। समझ में आ रहा है बात? ध्यान से समझोगे इस चीज़ को। तो हम जब दौड़ रहे हैं तो दौड़ने वाली जो ऊर्जा है ये हमको कहाँ से मिल रही है? देखो ये घट रही है ना mgh, ये जो मेरी स्थितिज ऊर्जा घट रही है ना, एक्चुअल में वही ऊर्जा बदल करके हमको किसके रूप में दिख रही है? गतिज के रूप में। इसको अगर गौर से देखो ना तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बेसिक्स और नॉलेज है। आपके पास बस एक ही एनर्जी है, वो है mgh, बस इतनी ही एनर्जी है। यही एनर्जी घटने के बाद दौड़ने में खर्च हो रहा है। तो दौड़ने वाला लिख दिया हाफ mv² और ये घट गया है माइनस। समझ में आ रहा है? इसीलिए अगर हम इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का भी बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहा है? दौड़ रहा है। तो इसके पास भी हाफ mv² है, बट घट कौन रहा है? इसकी स्थितिज ऊर्जा। हम देखो कैसे लिखेंगे, कक्षा की ऊर्जा इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा और उसमें से जोड़ेंगे किसको? स्थितिज ऊर्जा को। यही उसकी कुल एनर्जी होगी। सही है ना भाई? सिंबल सिर्फ माइनस में होगा जो घटता हुआ बताएगा। एनर्जी तो यही है ना, गतिज प्लस स्थितिज, यही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी। और गतिज इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा क्या होगी? हाफ mv²। और स्थितिज ऊर्जा के बारे में अभी बताया, आवेश नाभिक का परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन का आवेश का स्क्वायर और अपॉन r। अब ये जो एनर्जी होगा ये बार बार क्या हो रहा है? घट रहा है। ये जो एनर्जी होगा वो बार बार क्या हो रहा है? घट रहा है। यही मेरी कुल ऊर्जा है, यही इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा है। समझ में आ रहा है बात? बस ऐसे रिलेट कर लो, खेला खत्म हो जाएगा। अभी तक क्या पढ़ रहे थे? दौड़ रहा है, यही उसकी ऊर्जा है। नहीं, दौड़ रहा ऊर्जा कैसे हुआ? दौड़ा कैसे? उसके पास स्थितिज ऊर्जा रही होगी, वही ऊर्जा बदली है। कितना बदला है? 10 यूनिट ऊर्जा इसके पास आ गई
कह सकते हैं बाबू, शक्ति 10 यूनिट इसके पास आ गया तो वही उसके पास से क्या हो गया, घट गया, वही ट्रांसफॉर्म कर गया, जो घट गया वो माइनस में हो गया, घट गया जो माइनस में हो गया। समझ में आ रहा है? अब इसको हम आगे कैलकुलेट करेंगे। mv², अगर कल तुमको याद हो, जो कल हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हम लोग लिखा था ZE² अपॉन R² इज इक्वल टू mv² अपॉन R, है ना बाबू? इस R से R कट गया था तो ZE² अपॉन R इज इक्वल टू क्या मिल गया था, mv²। वहीं से हम mv² के बिहाफ में ये वाला वैल्यू रख सकते हैं। तो हम यहाँ भी En इज इक्वल टू लिखेंगे हाफ, और mv² के बिहाफ में रखेंगे ZE² अपॉन R माइनस ZE² अपॉन R। और हम यहाँ पे ये रेफरेंस लिख देंगे कहाँ से आया है, क्योंकि ZE² अपॉन R किसके बराबर था, mv²। या और समझने के लिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं, आकर्षण बल इज इक्वल टू अभिकेंद्र बल। नहीं ठीक रहेगा? रेफरेंस लेने के लिए ज़रूरी है ना, कॉपी चेक करने वाले को थोड़ा आसान लगेगा देखने में, इसलिए ठीक है। अब इसको हम भिन्न का घटाव बनाते हैं, है ना। En इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन में 2R, अब माइनस का ZE² अपॉन R। बाबू 1 से गुना करके 2 को R से कर दिया। अच्छा, En इज इक्वल टू, एलसीएम क्या हो जाएगा, 2R, तो यहाँ पे मिलेगा ZE² अब माइनस, यहाँ से 2 बचेगा, इसको मल्टीपल लगा देंगे 2ZE²। सही है बाबू? अच्छा, हम इधर बताते हैं। En का वैल्यू जो मिलेगा, इसको घटाएंगे तो मिलेगा माइनस का ZE² अपॉन 2R। सही है? अब यहाँ से एक और चीज़ तो निकल रहा है लगता है, माइनस के 1/2 को हम बाहर कर दें तो ऐसे हम लिख सकते हैं, किसका वैल्यू मिला है ये, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का। अब बड़ा शानदार बात बताया इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में, नहीं आगे में क्या लग गया है, माइनस। क्या कम होगा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा? निष्कर्ष निकालना बहुत ज़रूरी है। तुम देखो खुद, किस में आ रहा है ऊर्जा, माइनस लग गया, पहले ही लग गया। चलो आर का मान रखते हैं, क्योंकि आर का मान शायद हम लोगों को मिल चुका है। अब बताना आर का मान कितना आया था। En इज इक्वल टू माइनस का हाफ ZE² अपॉन, चलिए आर का मान बताइएगा कितना आया था बाबू, n²h², एक मिनट बाबू, हाँ बोलो आगे, बटे में 4π² Z, m भी था ना, E², यही था ना। ये पूरा R का वैल्यू है एक्चुअल में, ये हाइड्रोजन वाला नहीं है, यहाँ Z शामिल है और आपको यही वाला बताना है। सही, अब आगे बढ़ते हैं बाबू। ये तीसरा वाला वैल्यू ऊपर उठ के यहाँ चला जाएगा, देखो इसलिए हम इसको रेड से कर दिया है ताकि आपको समझ में आए कहाँ पर वैल्यू को रिप्लेस किया गया है। ठीक है, अब हम आगे चल रहे हैं। हम इसको लिखेंगे एनर्जी इज इक्वल माइनस का हाफ ZE², ये वाला वैल्यू ऊपर चला जाएगा बाबू, 4π² ZmE², और बटे में कौन बच गया, n² और h²। सही है, कोई वैल्यू एलिमिनेट भी कर रहा है, देखो तो 2 से ये चला जाएगा 2 बार में, और भी कोई है बाबू, नहीं है, तो ये होगा En इज इक्वल टू माइनस Z भी 2 को मिला बाबू, तो Z²। बाय सर, बाय हुआ, बाय 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 बाय। कर रहा है इसे, बाय बाय बाबू, बाय बाबू। ये सिस्टम कहाँ से शुरू हुआ है, कालांतर में जाके देखना पड़ेगा ये सिस्टम कहाँ से शुरू हुआ है। मेरा जो बाहर में पोस्टर था ना, तो 2 दिन मेरा तबीयत ख़राब था, या हम शायद कहीं लखीसराय वगैरह गए हुए थे, मेरा पोस्टर देख के 22 सर का निकला था। पापा बोले हाँ, पापा बोले कि जब तुम नहीं रहते हो तो तुम्हारा पोस्टरवा देख देख के सब 22 सर कर जाता। मैं ऐसा तो बोले हाँ, पोस्टर देखते से मुझे मतलब 22 सर। बोले हो थोड़ा सा हमको रुकना पड़ेगा, अगर अगला चुनाव में खड़े हो, जब 18 साल का हो जाएगा तो खड़े जीत जाएंगे एकदम। पोस्टर को 22 सर बोलता है, बताओ। नमस्कार सर। नहीं, खौफ नहीं है, खौफ से कभी बच्चा ऐसे नहीं करेगा, खौफ से वो कभी प्रिंसिपल से बातें नहीं करेगा, खौफ से भागेगा वो। तो इसका मतलब हम ये थोड़ी ना बोला कि बच्चों को पीटने नहीं चाहिए, जी भर के पीटिए, लेकिन रोज़ नहीं पीट सकते आप। तुम पर जितना गुस्सा आता है हम रोज़ पीटते हैं। हाँ ठीक, क्या सुधरेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू। तो माइनस का Z² होगा,
ई स्क्वायर E4 हो जाएगा, E4 हो जाएगा। अच्छा, और कौन बचेगा? 2 भी है ना, 2 को आगे लगा दे बाबू, ये वाला जो 2 बचा आगे लगा दिया, और पाई स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। और कौन? m मिलेगा, ई स्क्वायर हो गया है, देखो ध्यान से, n स्क्वायर भी होगा, h स्क्वायर भी होगा, ये इनका एनर्जी मिलेगा। सही है क्या? कोई वैल्यू तो गड़बड़ नहीं की है ना? देखो भाई बहुत ज़्यादा वैल्यू इसमें आ रहा है तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए कुछ। ये ऊपर चला गया, 2 से ये कट गया, 2 पाई स्क्वायर जेड एम ई स्क्वायर, ई स्क्वायर एंड ई स्क्वायर, ई पावर 4 बन गया, और पाई स्क्वायर मिल गया, m मिल गया, जेड स्क्वायर मिल गया। सही है वैल्यू ना? चलिए वैल्यू सही है, वैल्यू सही है। इसको पहले तुम नोट करो, फिर इसके आगे निष्कर्ष निकालते हैं। अच्छा, क्या क्या चीज़ है बाबू? z किसको बता रहा है? परमाणु संख्या को, और ये वैरी करेगा एक तत्व से दूसरे तत्व के लिए, है ना। E किसको बता रहा है बाबू? इलेक्ट्रॉन का आवेश, ESU वैल्यू को बताएगा। ESU वैल्यू बोले ना, एक शब्द अभी हम यूज कर दिया ESU। इसको E का मतलब होता है इलेक्ट्रो, S का मतलब होता है स्टैटिक, U का मतलब होता है यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU वैल्यू होता है। अच्छा, ये पाई तो आपको पता ही होगा, m मास, इसको हटाओ ना यार, m है द्रव्यमान, किसका बाबू? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। सही सही सही। अच्छा, n तो पता ही है, कक्षाओं की संख्या, है ना बाबू? कक्षाओं की संख्या। अच्छा, एक और बात, कक्षाओं की संख्या को एक और नाम से पुकारते हैं, इसको बोला जाता है, कक्षाओं की संख्या को बोला जाता है मुख्य क्वांटम संख्या। समझे? तो कक्षाओं की संख्या जिसमें n बराबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6 एंड 7, इसको हम एक और नाम से पुकारेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे हाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। हम लोग पढ़ेंगे आगे, हम लोग उसको अच्छे से पढ़ेंगे, बट आ गया यहाँ पे तो चलो ठीक है। h क्या है बाबू? हाँ, प्लांक स्थिरांक है, और इसका मान भी आपको पता ही है, 6.626 गुने 10 की घात -34 जूल सेकेंड। इसको नोट करेंगे, इसको नोट करो। हाँ, कहाँ से समझ में नहीं आ रहा? यहाँ से? हाँ, यहाँ से कैसे ऊपर नीचे हुआ? देखो इस लाइन को, सिर्फ यही लाइन ना, बता देते हैं तुरंत ये लाइन क्या है। देखो ये लाइन है En इज इक्वल माइनस का हाफ, ये तीसरा वाला वैल्यू ऊपर जाएगा बाबू, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये देखो जेड ई स्क्वायर के साथ ये वाला वैल्यू यहाँ आ जाएगा, ये हो गया 4 पाई स्क्वायर जेड एम ई स्क्वायर, और ये वाला वैल्यू जैसे था वैसे ही रह गया। अब बोलो यहाँ तक समझ में आया? हाँ, तुरंत कर रहे हैं, 2 मिनट को। इस 2 से ये कटेगा 2 बार में, ठीक है। अब देखो क्या क्या बचा, माइनस बचा, ये जो 2 आया कहाँ गया? ये जो 2 आया इसको हम यहाँ लिख दिया, देखो यहाँ पे एक z और एक z, तो भाई गुना में पावर आपस में क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं, तो z स्क्वायर बच गया, ई स्क्वायर यहाँ, ई स्क्वायर यहाँ, दोनों जुड़ेगा 4 बनेगा, पाई का स्क्वायर है ही है मेरे पास, एगो m बचा, और डिवाइडेड बाई n स्क्वायर h स्क्वायर। सही है? हाँ, यही मिल गया हमको रिजल्ट, ये मेरा रिजल्ट है। क्लियर हो गया बात यहाँ पर? अब इस रिजल्ट के आधार पर देखो तुमको क्या क्या बात पता चला। ये किसका एनर्जी मिला? n शेल वाले का एनर्जी, सही है ना? n कक्षा पर पहली कक्षा की एनर्जी क्या होगी? चेक, इफ n इज इक्वल 1 हो जाएगा बाबू पहली कक्षा। चलिए यहाँ देखिए, तो E n की जगह पर क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि हम पहली कक्षा पर बात कर रहे हैं। इज इक्वल माइनस का 2 z स्क्वायर, क्योंकि कौन सा परमाणु है बात अभी नहीं हुई है, e पर पावर 4 पाई का स्क्वायर और साथ में m डिवाइडेड बाई n के जगह पर क्या आ जाएगा? 1, एंड 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, इंटू h स्क्वायर, तो अपॉन में h स्क्वायर। ये पहली कक्षा की एनर्जी हो गई। अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो किताब में एक वैल्यू भी दिया हुआ होगा। अब वैल्यू किताब में क्यों, आप खुद से भी तो निकाल सकते हैं ना, आपको यहाँ पर मैक्सिमम का मालूम हो जाएगा अगर आपको किसी परमाणु का मालूम हो जाए तो। सही बोल रहे हैं क्या? अब आगे दूसरी कक्षा के लिए, इफ n इज इक्वल टू 2, दूसरी कक्षा की एनर्जी चेक करते हैं। E2 इज इक्वल, देखिए यहाँ पे बाबू, माइनस का 2 z स्क्वायर e पर पावर 4 पाई का स्क्वायर m डिवाइडेड बाई n स्क्वायर एंड h स्क्वायर, n की जगह पर 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 इंटू h स्क्वायर। इस पूरे वैल्यू के बदले हम E1 लिख सकते हैं,
तो हम लिखेंगे E2 बराबर माइनस का E1, सही है बाबू, ऐसे करें, E1 अपॉन 4। अगर ये पूरा का पूरा वैल्यू E1 है तो ये E1 अपॉन 4 है। तकलीफ? अच्छा, इसी प्रकार से आप E3 भी निकाल सकते हैं। नीचे में क्या लग जाएगा, बटे में 9। सही कह रहे हैं क्या? अच्छा, एक और चीज़, हम थोड़ा सा रिजल्ट निकालने के लिए हम माइनस को बाहर रखते हैं इसके, ठीक है ना, माइनस को इनसे बाहर, मतलब कि हम सिर्फ E1 को हम ऐसे बोलेंगे, ऐसे माइनस का E1 ऐसे। तो हम देखो रिजल्ट में क्या निकल रहा है, निष्कर्ष क्या निकलेगा। माइनस का E1 अपॉन 4 बनेगा, ये माइनस का E1 अपॉन 9 बनेगा। चौथी कक्षा के लिए माइनस का E1 अपॉन 16, E1 अपॉन 16 बनेगा। चौथी कक्षा की एनर्जी बराबर माइनस का E1 अपॉन 16 बनेगा। यहाँ तक तो वैल्यू समान ही मिलेगा ना। इस वैल्यू को अगर तुम देखो तो ये तो E1 ही है, माइनस को आगे रहने दो। इस वैल्यू को अगर हम E1 बोल दें तो E1 अपॉन n स्क्वायर है ना बाबू। तो चौथी कक्षा के लिए क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। अब बताओ कि बड़ा कौन है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? E3 बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। कैसे मालूम? तो बड़ा कौन है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? वही तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। E बड़ा है, ठीक है। माइनस का 3/9 बड़ा है या माइनस का 3/18 बड़ा है, ये बताओ। 3/9 बड़ा है। रुकावट के लिए खेद है, गौर से देखो। माइनस का 3/9 बड़ा है या माइनस का 3/18 बड़ा है? तो अभी हम टोक रहे हैं तो इसलिए बोल रहे हो। क्यों? कैलकुलेशन किए, चलो कैलकुलेशन करते हैं। दशमलव में लाकर देखो तो बाबू माइनस का 0.3, सही है बाबू। और ये है माइनस का 0. कितना हो गया, 2 ना, 0 पॉइंट देंगे तो 18 दूना 36, ज़्यादा ही हो जाएगा, फिर तो एक ही होगा, सही है ना, समथिंग जो भी होगा इसके बाद। अब बताओ दोनों में कौन बड़ा है बड़ा? जब हर के रूप में वैल्यू बड़ा हो रहा हो, अंश बराबर हो, क्लास 6-7 में बात करते हैं, सब चीज़ पढ़ते हैं। अंश बराबर है, हर के रूप का वैल्यू में हर अगर बड़ा हो रहा है तो भिन्न का रिजल्ट छोटा मिलेगा। तो भिन्न का रिजल्ट छोटा मिलेगा तो आगे क्या लगा हुआ है, माइनस। तो कर्जा में कम ना गया वैल्यू। तो इसका मतलब है कि अगर हमसे कोई बोले E3 बड़ा है कि E4, हम बोलेंगे E4 बड़ा है। समझे? हम ये कहेंगे, ध्यान से समझो, खाली मेरे हाँ में हाँ नहीं बाबू, सोचो तुम खुद से। ये पहला वाला एनर्जी वाला कक्षा, ये हो गया दूसरा एनर्जी का कक्षा, ये हो गया तीसरा एनर्जी का कक्षा, सही है। और इलेक्ट्रॉन अगर तीसरे में गया है तो दूसरे से तीसरे के पास जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा का अवशोषण करना पड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि जो तीसरे वाला कक्षा होगा वो दूसरा से जरूर ज्यादा एनर्जी रख रहा होगा अपने पास। एक बात तो ये तथ्य था, ये थ्योरी था। तो थ्योरी का सेटिस्फैक्शन भी तो मिलना चाहिए ना। तो रिजल्ट देखो, तुम खुद गौर करो कि E1 में 9 से भाग लगाओ और E1 में 16 से भाग लगाओ, लेकिन अब जब ऐसे भाग लगाओगे आगे माइनस लगा हुआ है तो रिजल्ट क्या मिलेगा? अगर ये नहीं होता तो ठीक था, बट अब ये वैल्यू मिल चुका है तुमको वैल्यू मिल चुका है, ये माइनस है। रिजल्ट तुमको किस में मिला है? माइनस में मिला है। समझ में आया बाबू? तब हम देखेंगे, तब हमको ये स्पष्ट पता चलेगा कि हाँ E4 बड़ा है E3 से, E3 बड़ा है E2 से, E2 बड़ा है E1 से। जैसे जैसे हर का मान बड़ा होता चला जाएगा, भिन्न मेरा छोटा होगा। तो भिन्न छोटा होगा तो ऋणात्मक लगा हुआ है ना, तो जब ऋणात्मक लगा है तो वही भिन्न सबसे बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा बात? बस यही बात है। इसी को सोचने के लिए छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर शो किया। समझ में आया बात? अब यहाँ पर जो रिजल्ट आया इससे निष्कर्ष भी कुछ निकला। क्या निष्कर्ष निकला? देखो, इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी, किसी भी कक्षा में वो भटक रहा हो, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमेशा किस में होगी? माइनस में होगी। बात नंबर 1, जैसे जैसे मेरा इलेक्ट्रॉन, सिर्फ समझो है ना, अब वीडियो देखोगे तो इसको तुम नोट भी कर सकते हो। जैसे जैसे मेरा इलेक्ट्रॉन कक्षाओं को लांघता हुआ गुजर रहा होगा, वैसे वैसे उसकी ऊर्जा क्या हो रही होगी? बड़ी हो रही होगी। दशमलव का वैल्यू धीरे धीरे कैसा मिल रहा होगा? छोटा होता चला जा रहा है। तुम देखो 0.3, देन 0.1, देन समथिंग, तो 0 पॉइंट समथिंग मिलता जाएगा, लेकिन नेगेटिव लगा हुआ आगे में, माइनस लगा हुआ आगे। तो वैल्यू कभी भी इसका पॉजिटिव तो आपको मिलने से रहा, प्लस में कभी भी वैल्यू नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमेशा माइनस में होगी, फिक्स है बात ये।
वो छत पूरा चूता है ना, तो उसी के लिए छत को करा के बनवाया जा रहा है, इसलिए खटखुट हो रहा है। तो जब कुछ नया बदलाव होता है तो तकलीफ़ थोड़ा झेलना पड़ता है, ढकढुक होगा थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुआ? तो एक बात पता ये चला है कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कभी भी प्लस में नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमेशा माइनस में होगी। उस इलेक्ट्रॉन का क्या, सोचो, वह इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी, पहला दूसरा तीसरा बाहर हो जाए। बाहर का मतलब पूर्ण रूप से वो अपने परमाणु को छोड़ करके बाहर हो जाए, और ऐसे इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है विलगित होना। विलगित का मतलब अलग थलग हो जाना। अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु को छोड़ करके ही बाहर हो जाए, तब उसकी एनर्जी क्या होगी, चेक करो। परमाणु को ही छोड़ दिया, किसी कक्षा में ही नहीं रहा, फ्री हो गया, मामला खत्म हो गया उसका, इसकी ऊर्जा कुछ नहीं होगी, खत्म ऊर्जा, जीरो जिसको बोलते हैं ना एनर्जी, वो एकदम आइडल हो जाएगा। देखो ना, बता रहे हैं क्यों। ये जो है ना बाबू, ये वाला जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को हम ईवन के रूप में रिप्रेजेंट किए। तो यहाँ पर एक्चुअल में ईवन, ये जो ईएन था उसका वैल्यू हमको क्या मिल गया, माइनस का ईवन मिला। हम ऐसे रिप्रेजेंट किए इसको, समझ रहे हैं ना। तो इस वैल्यू के लिए अगर n बराबर 2 हो जाए तो उसके लिए हम इस वैल्यू को क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं, आगे माइनस लगा हुआ था, हम लिख सकते हैं ना माइनस का ईवन अपॉन 4 बोल सकते हैं ना। इस जो अगर 3 वाला वैल्यू आ जाएगा तो माइनस का ईवन अपॉन 9, 5 वाला वैल्यू अगर आता तो माइनस का ईवन अपॉन 25। अच्छा, इसकी ऊर्जा इससे ज़्यादा है। अब ध्यान से खाली सोचो, साथ ही ना होंगे कक्षा बाबू, 7 कक्षा ही होंगे ना, तो लास्ट वाला क्या होगा, माइनस का ईवन अपॉन 49। अंततः वैल्यू आपको किस में मिला, माइनस में मिला। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमेशा पॉइंट में लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होगी, सही है ना। 0 से छोटी होगी मतलब ऋणात्मक होगी, 0 भी नहीं आ रहा बाबू, ऋणात्मक होगी। बात नंबर 1। बात नंबर दूसरा, उस इलेक्ट्रॉन का क्या जो इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु को ही छोड़कर बाहर हो जाए। परमाणु को छोड़ करके बाहर होने का मतलब यह कि 7 कक्षा के परे उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, 0, वो आइडल स्टेट में चला जाएगा। समझ में आ रहा है बात, यही बात, ये निष्कर्ष निकला। 2 बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकाला है 2 दिन में, एक तो त्रिज्या के बारे में पता किया है, दूसरा एनर्जी के बारे में पता किया है, सही है। अब हम इसी में जोड़ दें, बताओ इलेक्ट्रॉन किस वेग से घूम रहा होगा, तो वेग कैसे निकलेगा, यहीं पे फॉर्मूला निकाला था, ये देखो कहाँ पर गया, गायब हो गया, ये देखो यहाँ से हम वेग निकाल सकते हैं। चेक करके बता दें क्या, यहाँ पे बता सकते हैं, मिटा दें इसको, रफ करें, देखो वो नोट कर लिया ना बाबू। आज जो 2 बात बता रहे हैं उसको आप वीडियो से नोट कर लीजिएगा, तो लिखने वाला 2 बात बता रहे हैं, ठीक। हाँ, थोड़ा ईयरफोन लगा लेना तो ढकढुक आवाज़ नहीं आएगा, ठीक है ना। वो आज काम चल रहा है तो आज चलेगा इस। अब उसके लिए हम वीडियो को थोड़ी ना कैंसिल करेंगे। देखो इलेक्ट्रॉन का वेग भी हम निकाल सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला आपको मिल चुका है, कौन सा, आकर्षण से, ZE² अपॉन R² इज इक्वल टू mv² अपॉन R। कहाँ से मिला था, आकर्षण बल इज इक्वल टू अभिकेंद्र बल, R से R एलिमिनेट कर गया, तो ZE² अपॉन R इज इक्वल टू mv²। v निकालना है बाबू आपको, तो v² का अकेला हो जाएगा ZE² अपॉन m इंटू R, यही ना होगा ये। हाँ, तोड़ दो हमको, n² h², अब बटे में वैल्यू बनेगा, z होगा, E² होगा, m होगा, 4 पाई भी ना, 4 पाई भी। और भी कोई बचा बाबू, और कोई बचा बाबू, नहीं, ठीक। बाप रे, को वैल्यू छूट जाता कैसे चिल्लाती है एकदम, ये सब हैं। यहाँ तक सही है बाबू, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम v² बराबर क्या लिख रहे हैं, देखो ये वाला वैल्यू ऊपर चला जाएगा, तो ZE² पहले से है, और यहाँ आ जाएगा ZE² m 4π² डिवाइडेड बाई m n² h², सही है बाबू। इस m से m कैंसिल हो गया, तो v² बराबर मिलेगा, z को z से मल्टीपल लगा दो, z², e पर पावर 4 मिल गया बाबू, एक तो 4 पहले से है, π² पहले से है, n² और h², तो इलेक्ट्रॉन का वेग मिल जाएगा z² e4 4π²। अब तुम भी समझ गए क्या होगा, z बाहर, e पे पावर 4 का मतलब स्क्वायर बाहर, 4 का मतलब 2 बाहर,
पाई स्क्वायर का मतलब पाई बाहर और नीचे में एन भी बाहर एच भी बाहर, इलेक्ट्रॉन का वेग भी निकल गया। नहीं, अब एक बात गौर करो, तीनों बात चाहे त्रिज्या हो, चाहे एनर्जी हो, चाहे वेग हो, एक ही चीज से निकला है। यानी एक तरीका, एक वे आपको अगर मालूम है कि जाना किस रास्ते से है, बाकी डेटा आपके पास गलत बोल रहे हैं बाबू। तुम देखो ना, Z² बराबर mv²/r, उसी से En भी निकल गया, उसी से Er भी निकल गया, और उसी से हम लोग इलेक्ट्रॉन किस वेग से भटक रहा है, जो फोटो कल बना रहे थे ऐसे ऐसे v, वो v भी हम लोग निकाल दिया। सही है, ठीक है। इसको कर लोगे नोट आराम से, तुम वीडियो से भी कर सकते हो नोट, है ना। और हमको लगता है कि नोट भी करने का तुमको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना सा बात तुम जानते होगे कि जब वेग निकालना है तो किसको स्वतंत्र करना होगा। वीडियो देख लोगे घर पे, दिक्कत है तुम लोग को बाबू, देख सकते हैं ना, देख लोगे ना, ठीक है। और कोई सवाल आज की क्लास से? क्या बाबू? हाँ लिख लो, लिख लो, कार्यफलन को लिख लो, लिख लो। लिखोगे धातु का कार्यफलन लिख करके डैश दो, धातु का कार्यफलन लिख करके डैश दो। परसों का टॉपिक था ना बाबू ये, ठीक है। धातु का कार्यफलन किसे कहते हैं, डैश दे दो, लिखोगे। लिखोगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव में, था ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में ऊर्जा की वह मात्रा, ऊर्जा की वह मात्रा, ऊर्जा की वह मात्रा, ऊर्जा की वह मात्रा जो धात्विक सतह से, जो धातु की सतह से, जो धातु की सतह से विशिष्ट कंपनावृत्ति द्वारा, जो धातु की सतह से विशिष्ट कंपनावृत्ति, विशिष्ट कंपनावृत्ति द्वारा अवशोषित की जाती है, अवशोषित की जाती है, अवशोषित की जाती है, उसे अवशोषित की जाती है, उसे धातु का, उसे धातु का कार्यफलन कहते हैं, उसे धातु का कार्यफलन कहते हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि तुम लोग इतने समझदार हो गए होगे कि इसको कहाँ पर लिखना है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के पास लिखाएगा, है ना। पता चला कि एनर्जी निकाल करके नीचे में धातु का कार्यफलन लिख रहे हैं, तो सही बात नहीं होगी। इतना तो समझ ही सकते हैं ना, ठीक है। नहीं, साम्राज्य बोल रहा है नहीं लिख सकते, हो जाएगा ना। वीडियो हम कोशिश करेंगे बाबू के 9-10 बजे रात तक अपलोड कर दिया जाए। नहीं, ऐसे तो अपलोड तो हम शाम तक कर देते हैं, लेकिन चांस हम एक्स्ट्रा टाइम ले लेते हैं हमेशा, 10 बजे भी बरस जा सकता है, ठीक है ना। ठीक, मिला जाए। उम्मीद कर कल यही क्लास होगा, कल यही क्लास होगा।